एक माँ के अगर बच्चे के 5 बच्चे हैं तो ये नहीं बोल सकती वो माँ कि मेरा एक बच्चा को मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरे 5 बच्चे मेरे लिए इम्पोर्टेंट। बट कहीं ना कहीं होता है ना कि उस माँ का भी एक बॉन्ड होता है किसी एक बच्चे से जो बहुत ज्यादा होता है, हालांकि वो सबको बराबर ट्रीट करती है। सी एज एन चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बोलूँ तो इलीगल सीजन 2 था, जहाँ पे मैं अश्विनी चौधरी सर से मिला। बायो 11 फैंटेसी ऐप के लिए डायरेक्ट किया था। तो मैंने 9 एड्स इन अ डे शूट किए थे तनुज वीरवानी के साथ। तो तनुज के साथ भी मेरा अच्छा रिलेशन रहा है। तो इतने सारे सेलेब्स के साथ काम किया, पीयूष मिश्रा सर हो गए, जी। नेहा, आशुतोष राणा, विजय राज, जी। प्रकाश राज और भी जी। इतने सारे सेलेब्स हैं। बट वो मेरा फर्स्ट और बड़ा प्रोजेक्ट था, तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा कि आई कैन डू एनीथिंग। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह का प्रोजेक्ट करने से। कबीर सिंह, ओके। KGF, हम में से कोई करण जौहर बनेगा, हम में से कोई यशराज सर बनेगा, हम में से कोई एकता कपूर बनेगा। तो मुझे ऐसा रहा नहीं, और मुझे कभी ऐसा नहीं रहा कि मुझे ऐसा बनना है। मुझे पता है कि मैं कोशिश वराडे हूँ, और मैं कोशिश वराडे बन के अपना एक नई आइडेंटिटी बनाऊंगा। मैं मुझे जैसे पसंद है, तो मैं बात करूँगा प्रियदर्शन सर की, वो तो इनक्रेडिबल है। जिस तरह से मिडिल क्लास लड़के रहते हैं, थोड़ा अपना लव एक्सप्रेस करने में बहुत हार्ड होता है। पहले उस चीज़ को समझो कि आपको क्या बोला है, उसको सोचो, समझो, और फिर भागो कि आप भागकर उसको कितनी जल्दी लाओगे। भागने से काम नहीं होगा ना। तो बस इस इंडस्ट्री में टिके रहो। हालात हर तरह से आएंगे, आप कुछ भी कर लो लाइफ में, कभी लाइफ सेम नहीं चलने वाली। अप एंड डाउन, ग्राफ आपका चेंज होने वाला है। तो उसको बैलेंस करना सीख गए ना, और इस इंडस्ट्री में टिके रहेगा ना, तो इंडस्ट्री वो सब कुछ देगी जो आपने कभी सोचा हो, सपने में देखा हो। तो टिके रहना बहुत जरूरी है। कर ली तो फिर मैं अपने आप के भी नहीं, मैं तो अपने आप की सुन के चलता। नमस्कार, एम्प्टी बॉटल प्रेजेंट्स 1 to 1 विद प्रेरणा। मैं प्रेरणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे खास मेहमान है कोशिश वराडे, जो कि बहुत ही डिसिप्लिन है। उनसे हमने ढेर सारी बातें की हैं, फिल्म मेकिंग के बारे में, उनके डायरेक्टर और प्रोडक्शन कंपनी के बारे में जो कि कीड़ा फिल्म प्रोडक्शन है, और जो प्रोसेस होता है एक डायरेक्टर बनने तक का, उसके बारे में। तो चलिए मिलते हैं कोशिश वराडे से। हेलो कोशिश, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे प्रेरणा? मैं अच्छी हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका नाम कोशिश कैसे पड़ा, इसके पीछे की क्या कहानी है, आप ये बताइए। काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं। इसके पीछे वही कहानी जो हर हिंदुस्तानी के पीछे की कहानी मोस्टली लोगों के साथ ही हुआ है। स्कूल में उनका नाम चेंज हुआ था, किसी की डेट ऑफ बर्थ चेंज हुआ थी। तो मेरा नाम कौशिक था, जो कि स्कूल में कौशिश हो गया, बट वो 5th बोर्ड हुआ करती थी मेरे टाइम पर। तो फिर वो बोर्ड में एक बार नाम जो आ गया, तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। फिर 8th में हमने ट्राई किया कि चेंज हो, बट वो नहीं हुआ। तब तक मुझे समझ आ गया कि ये नाम यूनिक है, अच्छा है। तो फिर मैंने इसके साथ कंटिन्यू किया। तो मुझे कोशिश ही पसंद है। ये नाम कोशिश। हाँ, और शायद ही किसी और का होगा, मुझे अभी तक तो मिला नहीं ऐसे नाम का, बट आई एम हैप्पी विद दिस नेम। यूनिक नेम है, अच्छा नेम है, इसका कुछ मतलब है, तो आई थिंक ये आपके लिए ही बना था ये। हाँ, लोग कनेक्ट करते हैं कि कोशिश मतलब ट्राई, तो हाँ। अच्छी बात है। आप लोग ट्राई कर रहे हो, मुझे ट्राई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो अचीव कर रहा हूँ। नहीं, अच्छा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप डायरेक्शन में हो, तो आपका जो डायरेक्शन में इंटरेस्ट था वो बचपन से था, या ऐसा धीरे धीरे आके लगा, या बैकग्राउंड है इस फिल्म में? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड से तो कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। और आज तक मेरे घर वालों को समझ नहीं आता कि मैं करता क्या हूँ। तो बस उनको पता है कि हाँ, खुद अपने हिसाब से कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, हमसे कोई हेल्प नहीं लेता, बल्कि कई बार समटाइम्स हेल्प कर देता है। तो वो हैप्पी है। वैसे भी माँ बाप यही देखना चाहते हैं कि हमारा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो वो जो कि उनको लग गया कि हाँ, अभी इंडिपेंडेंटली कर रहा है, तो अभी उनका कोई ऐसा है नहीं कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बट मैं इस इंडस्ट्री में 2012 में आया था। उसके पहले मैं बिजनेस कर रहा था, मेरे फादर ने मुझे हेल्प की थी। तो मेरा ये था कि कुछ अच्छा करना है, नाम कमाना है, फेम कमाना है, और लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। मेरा शुरू से मोटिवेशन रहा है। मुझे ये पता था कि जब तक मैं खुद नहीं बनूंगा, तब तक दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आई ऑलवेज ट्राई कि कैसे नाम कमाना है। मुझे लगता था इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स ये दो चीज़ें जो इजीली नाम कमा सकते हैं आप। बट फिर मैंने मुंबई आने का सोचा, काफ़ी एफर्ट्स लगाए। फिर इंदौर में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो शॉर्ट फिल्म्स बनाते, काम करते थे, इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे। इतने बड़े लेवल पे नहीं होता, बट वो लोग हमेशा ट्राई करते थे। तो मैंने उन्हें ज्वाइन किया। तो मुझे लगता था कि शायद एक्टिंग करने से होगा। तो मैंने शॉर्ट फिल्म में एक वर्क किया था, ऑडिशन दिया था, तो मैं सिलेक्ट हो गया था फर्स्ट टाइम में। तो फिर मैंने एक्टिंग की उस शॉर्ट फिल्म में, बट मुझे उसी शॉर्ट फिल्म में समझ में आया कि एक्टिंग मेरे बस की नहीं है। देन फिर मैंने उनके साथ प्रोडक्शन में ज्वाइन किया। फिर मैं असिस्टेंट मैनेजर था, फिर मैनेजर था। फिर मुझे और चीज़ें क्लियर हुई कि मैनेजमेंट भी तो मेरी स्किल्स अच्छी है, गॉड गिफ्टेड है, टचवुड। तो
फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों से वो चीज़ निकलवा सकता हूँ जो हर कोई नहीं निकलवा सकता है। तो मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, लोगों से काम निकलवाने में। और जो मुझे चाहिए, मेरे विजन्स थोड़े अलग थे, मेरी सोच अलग थी, फैमिली ड्रामा और इन सब चीज़ों पर मैं ज़्यादा बिलीव करता था, कॉमेडी में। तो मुझे लगता था कि अगर मुझे कुछ करना है तो फिर लीग से अलग हटना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसी टाइम समझ गया था 2013 में कि मुझे डायरेक्शन में आना है। तो तब से मैंने कंटिन्यू आज तक डायरेक्शन ही किया। तो मुंबई आने का प्लान कब किया आपने, और फैमिली का क्या रिएक्शन था कि बॉम्बे जा रहा है इंदौर से? मैं तो घर से पल पल भागा हुआ हूँ। तो घर वालों को पता था कि ये हाथ नहीं आना है। वैसे तो उन्होंने जन्म ही इसलिए दिया था मुझे, इसलिए दिया था कि शायद तीसरी बेटी होगी तो वो हमारे साथ रहेगी। तो अच्छा। 2 मेरे बड़े भाई है जिनमें और मुझ में 5 साल का गैप है। तो मम्मी पापा का यही प्लान था कि बेटी होगी तो घर में रहेगी, 2 बच्चे। और हमेशा ही होता है इंडियंस मिडिल क्लास में कि हाँ बेटे हैं तो कमाएंगे, बाहर चले जाएंगे, पापा आर्मी में थे तो शायद ये भी आर्मी में जाएंगे। तो फिर 5 साल बाद जब हुआ तो नालायक ही पैदा हुआ। तो अब वो उल्टा हो गया है कि दोनों बच्चे घर पे रह गए और तीसरा बाहर हो गया। तो अब मैं ही बाहर हूँ। फिर मैं बहुत जल्दी बाहर निकल गया था काम करने के लिए, सारी चीज़ें। मैं प्रैक्टिकली ज़्यादा चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। मेरा एजुकेशन में इतना वो नहीं था कि मुझे डिसाइडेड था ना कि मुझे कुछ अच्छा नया बड़ा करना है, तो मैं ज़्यादा प्रैक्टिकली काम पे फोकस हो गया था। तो फिर मैंने बाहर निकलना स्टार्ट किया तो घर वालों ने कभी कुछ बोला नहीं। तो घर वालों को ऐसे कभी नहीं था कि इंजीनियर बनेगा या फिर डॉक्टर बनेगा या मिडिल क्लास का ये सपना होता है कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, काफ़ी। उन्होंने इतने बड़े सपने नहीं देखे थे। तो अभी उनका क्या रिएक्शन होता है? उनका रिएक्शन ये है कि हाँ ठीक है, अच्छा नाम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लोग जानते हैं, खुद कर रहा है, कभी हमें किसी चीज़ के लिए बोलता नहीं है, अपना खुद संभाल लेता है। उनके लिए इतना काफ़ी है। बट उनको समझ नहीं आता है कि मैं करता क्या हूँ। आज तक नहीं समझ में आया। तो अभी जैसे कि आपने बताया आपको इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो इंडस्ट्री में अब तक ऐसी बेस्ट चीजें क्या रही जो आपने सीखा और आपको इंडस्ट्री में काम करने के दौरान पता चले? बेस्ट लेसन। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे इस इंडस्ट्री में इतनी ज़िंदगी जी है ना, तो मुझे समझ में आ गया कि ज़िंदगी क्या है। लोगों को ज़िंदगी लग जाती है ज़िंदगी समझने में, नहीं समझ पाते कि लाइफ कैसे जीना है, कैसे रहना है, आपको कैसे सारी चीज़ें मैनेज करना है, बैलेंस कैसे करना है। लाइफ इज़ लाइक मतलब मैनेजमेंट, आपको बैलेंस कैसे करके चलना है। अप एंड डाउन्स आते रहेंगे लाइफ टाइम। तो मुझे इस इंडस्ट्री से एक ही चीज़ सीखने को मिली कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है मेरी लाइफ का। हर हालात में खुद को कैसे खुश रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इतने सारे प्रोजेक्ट किए हैं, सीरीज, एड, मूवीज, तो इसमें से जो सारी चीजें हैं डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या कॉमन है एड में, मूवी में, सीरीज में जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हो, और क्या डिफरेंट है? इमोशंस। एज एन डायरेक्टर बोलूँगा तो इमोशंस ही इंपॉर्टेंट है, और ऑडियंस तक वो चीज़ पहुँचाना जो जिस चीज़ के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, करेक्ट। तो हम उन्हें क्या दिखाना चाहते हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं एज एडवर्टाइजमेंट में, तो फिर हमें वो चीज़ क्लियर होना चाहिए ऑडियंस क्यों उससे कनेक्ट होगी। तो वो इमोशंस बेचना आना चाहिए, वो दिखाना आना चाहिए आपको कैसे एग्जीक्यूट करते हो। फिल्म में भी इमोशंस ही चलते हैं, आप वो थ्रिलर ले लो, सस्पेंस ले लो या कॉमेडी ले लो, बहुत सारा खेल है कि ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो गया आपके सिनेमा से तो आप जीत गए। बाकी अगर आपके इमोशन से ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पाई परफॉर्मेंस से, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं टेक्नोलॉजी और टेक्निकल चीज़ों का। तो मैं बिलीव करता हूँ कि मैं ज़्यादा होल्ड रखना चाहता हूँ अपने परफॉर्मेंस पे एक्टर्स की, और मेरा सीन उनको ईजियर समझ में आए, वो कनेक्ट हो पाए, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि वो कैसे कनेक्ट होंगे, और वो रियल इवेंट पे हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसा कभी डिफिकल्टी फेस करना पड़ा आपको शूट के दौरान कि आप किसी एक्टर को समझाना चाह रहे हो और वो चीज़ नहीं समझ पा रहा, या फिर आपकी जो टेक्निकल टीम है, जो विजन आप जिस तरीके से देख रहे हो उस चीज़ को, वो नहीं देख पा रहे, तो फिर आप उसको कैसे टैकल करते हो? थोड़ा बहुत कभी कभी हार्ड होता है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है। वो डिस्कशन करके, रीटेक करके, रिहर्सल्स करके वो चीज़ निकल जाती है। तो मुझे वैसे भी इतना लाइफ में कुछ डिफिकल्ट लगता नहीं है, सब इजियर लगता है, तो मेरी लाइफ भी स्मूथली जा रही है। आप कैसे डायरेक्टर हो? जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायरेक्टर होते हैं, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, कोई अलग तरीके से काम करता है। आपका क्या तरीका है सेट पे काम करने का? मेरा ये मानना है, मैंने वैसे जिस तरह से काम किया है, जिन लोगों के साथ किया है काम एज एन चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, तो मुझे पीसफुली ऐसे ही लोग मिले। मतलब गॉड ब्लेस्ड है मेरे लिए, मतलब ब्लेस्ड चाइल्ड कहते हैं लोग मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन लोगों के साथ काम किया जिन्होंने कभी एब्यूज़ नहीं किया अपने डिपार्टमेंट को, अपने लोगों को। बाकी मैंने सुना है किससे, लोग कहते हैं कि काफ़ी लोगों को गाली सुनने को मिलती है, पर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। शायद मैं अपना काम भी अच्छा करता था, या अपने काम के साथ दूसरों का भी काम कर लेता था। हाँ, हुआ है, लोगों को मैंने देखा गाली सुनते हुए, बट मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं हमेशा लोगों को साथ में लेके काम करूँ, और
बिना गाली के बिना चिल्ला के काम करूँ, होता है बिना चिल्लाए भी काम होता है। अगर आपको चिल्लाना पड़े हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपके आवाज़ में या आपके काम में दम नहीं है। बिना चिल्लाए वो चीज़ हो सकती है। तो मैंने अभी तक जितने भी अगर आप प्रोजेक्ट लुक भी डायरेक्ट दो किए तो हैं, लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ये क्या चाह रहा है। हाँ, मैंने अभी तक जितने प्रोजेक्ट डायरेक्ट किए मैंने कभी चिल्लाया नहीं। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं कूल ही रहूँ, हूँ शॉर्ट टेम्पर, बट किसी ने मेरा गुस्सा देखा नहीं। वो उसका लास्ट डे होता है अगर गुस्सा देख ले तो। अच्छा, वैसे आपको गुस्सा आता है? हाँ ऑब्वियसली बहुत आता है, बट बट वो आप मुझे मेरा खुद के साथ ही गुस्सा निकालता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि किसी दूसरों नहीं, पे या कभी नहीं। मैं कभी ऐसा भी नहीं करूँगा कि या किया है मैंने कि किसी और का गुस्सा किसी और पर था। मैं किसी और को उसका मतलब दोषी नहीं कर सकता, ब्लेम नहीं कर सकता मैं। तो मैं अपनी चीज़ अपने तक रखता हूँ। अगर मुझे लड़ना है तो खुद से लड़ता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप इतने हेक्टिक स्केड्यूल में काम कर रहे होते तो कई बार जिनकी गलती नहीं होती वो भी डांट खा जाते हैं। हाँ होता है, बट मैं समटाइम्स सोचता हूँ कि शायद मेरी ही कुछ गलती रही होगी या मैं नहीं समझा पाया। अगर एज एन डायरेक्टर वर्क कर रहा हूँ तो कैप्टन ऑफ द शिप में हूँ या फिर मैं लीड कर रहा हूँ, तो मेरा बोलना लोगों के लिए ज़्यादा ईजियर और क्लियर होना चाहिए। अगर वो समझ नहीं पा रहे तो मैं उनको 10 बार समझाऊंगा, या मेरे समझाने में प्रॉब्लम तो मैं सोचता हूँ कि शायद मेरी गलती रही होगी, इसलिए मैं उनको हमेशा कन्विंस करता हूँ। या फिर अगर वो मुझसे नहीं समझ रहे तो मैं अपने एसोसिएट से या फिर डीए से बात करता हूँ कि यार प्लीज़ उनको एक्सप्लेन कर दो। ग्रेट। तो जैसे कि आपकी लाइफ की जर्नी रही, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में ईडी करा, देन चीफ एडी तक गए, फिर आप डायरेक्शन में आ गए, फिर अभी आपने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोल ली है कीड़ा फिल्म प्रोडक्शन के नाम से। थैंक यू। राइट, सही नाम लिया मैंने? जी हाँ, कीड़ा फिल्म्स। तो इतनी सारी जर्नी आपने तय की, तो स्टार्टिंग में जिन जिन डायरेक्टर के साथ आपने काम किया या जिन जिन प्रोजेक्ट में जो एक्टर्स थे, तो उनके साथ क्या अनुभव रहा काम करने का? उसमें से अगर आप कुछ बताना चाहें कोई खास किसी नाम तो नहीं ले सकता। सबसे बेस्ट बताता हूँ, मैंने काफ़ी डायरेक्टरों के साथ काम किया है, बट सबसे बेस्ट मेरे लाइफ जिनको मैं मानता हूँ, जिनसे मैंने सीखा है और मुझे नहीं लगता कि अब इन फ्यूचर मुझे इन लाइफ कोई सिखा सकता है वो चीज़, तो वो एक ही पर्सन है, अश्विनी चौधरी। वो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर है। तो वो मेरे लिए बहुत कुछ इस इंडस्ट्री में, मतलब कहते हैं ना कि आप किसी एक को मानते तो मैंने उनको माना। इस इंडस्ट्री में आने के बाद काफ़ी टाइम बाद मुझे वो मिले, बट जो उनसे मैंने सीखा वो मुझे कभी कोई नहीं सिखा सकता। बट मैंने कुछ ऐसे डायरेक्टर से भी सीखा है कि कैसे आपको काम नहीं करना, बदतमीजी, गलत तरीके से बात करना, एब्यूज़ करना। तो इसी भी डायरेक्टर से जो कि काफ़ी नामी गिरामी, बट मैं उन पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार हम एक बहुत अलग लीग में हटके काम कर रहे हैं जहाँ पे किसी को कल का नहीं पता। असिस्टेंट डायरेक्टर के लो, डायरेक्टर के लो, कोई भी हो इस इंडस्ट्री में, प्रोड्यूसर्स हो, उनको भी नहीं पता होता कि प्रोजेक्ट प्रॉफिट में जाएगा लॉस में जाएगा। आप कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट देख लो, आप स्पॉट वालों को देख लो, वो बेचारे एक उम्मीद पे रोज काम पे आते हैं कि यार कल अच्छा काम होगा या फिर अगला प्रोजेक्ट आएगा, बट किसी को पता नहीं। तो हम लोग भी ना बिना सिक्योरिटी के, श्योरिटी के जी रहे इस इंडस्ट्री में, किसी को भरोसा नहीं कि क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि लोग यहाँ पे जीना चाहिए ना कि काम करना चाहिए। तो मैं बिलीव करता हूँ, इसलिए मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन करा है कि मेरे प्रोडक्शन में जो लोग काम करें वो जीने के लिए काम करें, ना कि काम करने के लिए जिए। तो मैं चाहता हूँ कि वो हैप्पी टाइम जो एक फैमिली के साथ काम करते, पूरी खुशी के साथ काम करते, उस प्रेशर में काम ना करे। समटाइम्स प्रेशर में काम करना सही बात है, बट इतना ही प्रेशर में काम ना करना पड़े कि आपके ऊपर काम हावी हो जाए। तो इसलिए मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन करा है कि मैं पीसफुल वर्क करना चाहता हूँ। कम करूँगा पर अच्छा करूँगा, लोगों के साथ जी के करूँगा, भले से वो डायरेक्टर हो या फिर स्पॉट पर, तो वो सब खुश होना चाहिए, मेरा मानना है। मिलजुल के काम करना और खुश रहना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ऑफ द डे यार ऐसा सिनेमा बना रहा है जिसको देख के लोग खुश होंगे, तो हमें भी पहले खुश होना पड़ेगा ना। हाँ। मेरी टीम खुश नहीं है, वो वाइब्स नहीं मिल रही मुझे, या फिर मैं अपने सेट पे ऐसे गलत माहौल में काम कर रहा हूँ, तो फिर मैं सिनेमा क्या दूंगा लोगों को? मुझे अच्छा सिनेमा देने के लिए लोगों के साथ अच्छा जीना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ मेरे सेट पे अच्छे लोग रहे, तो मैं कुछ अच्छा डिलीवर कर पाऊंगा। तो आपकी जो टीम है इसमें मोस्टली एक्सपीरियंस होल्डर को आप, जैसे कि आपने अभी प्रोडक्शन कंपनी खोली, आप डायरेक्टर हो, तो आपके अंडर में भी अभी एडी होंगे, ये चीफ एडी, थर्ड एडी, सेकंड, तो आप नए लोगों को चांस देते हो या फिर आप ये ट्राई करते हो कि मेरी टीम में जो है वो एक्सपीरियंस होल्डर हो, जिन्होंने पहले से, जिनको आता हो, या मिक्स? डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है, जहाँ आपको एक्सपीरियंस लगेगा वहाँ आपको एक्सपीरियंस बंदे को लेना पड़ेगा। बट मैं जैसे मैं खुद भी नया हूँ, इतना पुराना नहीं हूँ इस इंडस्ट्री में, तो मैं बिलीव करता हूँ कि जो सेंसेबल लोग हो, अगर मैं इंटरव्यू भी लेता हूँ या किसी को मुझे अपॉइंट करना होता है तो मैं देखता हूँ कि बंदा सेंसेबल है कि नहीं। एक्सपीरियंस डजंट मैटर फॉर मी, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ, जिस तरह से मैंने काम किया, मुझे पता है अगर उसमें कैपेबिलिटी है तो ही कैन अचीव। अगर आपका सपोर्ट, आपका गाइडेंस मिल जाए तो और बेटर है, क्योंकि मुझे मेरे टाइम पे ऐसा गाइडेंस सपोर्ट नहीं मिला ना फैमिली से ना इस इंडस्ट्री में। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की। मैं आज से 2012 से हूँ, 17 में मुंबई शिफ्ट हुआ, उसके पहले मैंने काफ़ी कुछ फेस किया। तो अब मैं नहीं चाहता कि हर कोई वो जाए, अगर वो बंदा सेंसिबल और कैपेबल है तो आई शुड सपोर्ट हिम।
तो मैं हमेशा नए लोगों को सपोर्ट करता हूँ। मतलब आप चांस देते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये नीड है और मिक्स है तो आप लेके चलते हो कि कुछ एक्सपीरियंस होल्डर हैं, कुछ नए हैं। इट्स नॉट लाइक कि सबको ही चांस दे दिया, नया रख लिया, या फिर नहीं, सब ऐसे तो experience नहीं हो सकता ना। कोई हाँ। बात है, फिर एक्सपीरियंस वाले की वैल्यू क्यों होगी? तो रीज़न होता है उसके पीछे। जिसका तजुर्बा है, तजुर्बा होता है। किसी को उम्र का होता है, किसी को काम का होता है। तो आई बिलीव कि जो तजुर्बेदार है उसको तजुर्बे वाली जगह पे दे दो, बट नए लोगों को साथ में लेके चलना जरूरी है, हाँ। क्योंकि वो कुछ नई क्रिएटिविटी लाता है। उसकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। एक टाइम बाद आप एक जगह पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द के लोग मिलते हैं, फिर आपको नया करने को नहीं मिलता, क्योंकि आप उन्हीं Right. लोगों से ऑल टाइम घिरो। आपको नया मिलेगा किसी नए पर्सन से जो आउट से आया हो, या फिर आपके टीम में नया बंदा हो, नई वाइब्स लेके आएगा, नया नॉलेज लेके आएगा, नई स्किल्स लेके आएगा, नई क्रिएटिविटी लेके आएगा। तो वो नई इम्पोर्टेंट है। energy, तो इसलिए मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, और नए लोगों से, नए राइटर से, नए लोगों से डेली मिलते रहता हूँ। ये बहुत सही बात बोली। और जैसा कि मैं आपको जानती हूँ तो मुझे पता है कि हाँ जी। हाँ सच बोल रहे हैं आप मिलते हैं, करते हैं, अच्छी बात है। एंड एक बात मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने इतने सारे सेलेब्स के साथ काम किया, पीयूष मिश्रा सर हो गए, जी। नेहा, आशुतोष राणा, विजय राज, जी। प्रकाश राज, और भी जी। इतने सारे सेलेब्स हैं। तो इतने सारे सेलेब्स के साथ काम किया, तो उनमें से किसी एक के साथ या फिर किसी खास के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा कि यार ये एक्टर में ये बड़ा अलग है, या इसका काम करने का तरीका बहुत सही है, जो आपने देखा हो, यार, या फिर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि ये एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अलग, और कहते हैं ना यूनिक इंसान है, अनोखा। वैसे आपने जिन लोगों का नाम लिया ना, वो अपने आप में लेजेंड्स हैं। हाँ। तो उनसे आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि वो उस टाइम से जिन्होंने चीज़ों को बदलते देखा, एक जर्नी बदलते देखी, टेक्नोलॉजी बदलते देखी है। हम तो अभी मतलब इतने यंग है, नए हैं, बट वो बहुत उन्होंने एक जर्नी देखी है। वो कह लो 90s से टेक्नोलॉजी बदलते देखी, सिनेमा बदलते हुए देखा, जनरेशन बदलते हुए देखी है। तो उनसे तो कंपेयर करना डिफिकल्ट ही है, और उनकी तारीफ मैं जितनी भी करूँ कम है, क्योंकि उनसे मैंने हर पल सीखा है। आज लोग टेक्निकली पढ़ के, प्रैक्टिकली होके इतना नहीं समझ पाते जितना उन लोगों को समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। वही बात हो रही थी, जिसकी जो एक्सपर्टीज है। तो उन लोगों ने इतना कुछ सीख लिया है कि आजकल टेक्निकल बंदे को नहीं पता होगा जितना आशुतोष सर, विजय सर, इन लोगों को पता है। तो दे आर लेजेंड्स। इतने सारे प्रोजेक्ट में, जो भी आपका प्रोजेक्ट हो या फिर जिनके अंडर में आपने करा हो, तो उसमें से ऐसे कुछ खास प्रोजेक्ट जो आपके दिल के बहुत करीब हो, या जिसमें काम करने का आपको हमेशा हो रहा है कि मैं आई एम द लकी वन, कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया या मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, ऐसा कोई प्रोजेक्ट? ऐसे तो सारे ही प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं जब भी काम करता हूँ दिल से ही काम करता हूँ। और टचवुड, मैंने कहा ना, मुझे कभी ऐसे लोग नहीं मिले जो गाली देके काम करे, अब्यूज़ करे, या फिर किसी को परेशान करे, चिल्ला के काम करे। तो टचवुड मेरे साथ ये अच्छा रहा है। तो मुझे सारे प्रोजेक्ट ही अच्छे लगे, और मेरे लिए सबसे अच्छा है कि मुझे टीम अच्छी मिल गई हर बार। तो एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर रहा है। लड़ाई झगड़े तो शायद कभी हुए नहीं, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होता है डिस्कशन पे, जो कि हेल्दी कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है, बट कभी किसी का ऐसा मन मुटाव नहीं हुआ। तो मेरे साथ जिन्होंने आज तक काम किया है वो आज तक काम कर ही रहे, तो मेरा कभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे सारे प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं। अच्छी फैमिली मिल जाती है, अच्छा रिलेशन मिल जाता है, अच्छे लोग मिल जाते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। काफ़ी टाइम होता है एक जेन्युइन पर्सन से मिलने के लिए, आपको 100 गलत लोगों से मिलना पड़ता है। तो वो मेरे साथ नहीं रहा, मुझे हमेशा अच्छे ही लोग मिले। हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में तो होता है कि जैसे एक माँ के अगर बच्चे के 5 बच्चे हैं, तो ये नहीं बोल सकती वो माँ कि मेरा एक बच्चा को मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरे 5 बच्चे मेरे लिए इम्पोर्टेंट। बट कहीं ना कहीं होता है ना कि उस माँ का भी एक बॉन्ड होता है किसी एक बच्चे से जो बहुत ज्यादा होता है, हालांकि वो सबको बराबर ट्रीट करती है। तो आई वॉन्ट, अगर आप बताना चाहें कि एक होता है ना कि हाँ इस प्रोजेक्ट में मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके, या ये प्रोजेक्ट में ना कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ था, या कुछ अलग से मेरे को कुछ तो क्लिक हुआ था, या ऐसा अगर हो तो। अदरवाइज तो सी एज एन चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बोलूँ तो इलीगल सीजन 2 था, जहाँ पे मैं अश्विनी चौधरी सर से मिला। और जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से उनका तरीका है, बिहेवियर है, हर किसी को अच्छे से ट्रीट करना, बात करना, अपना डायरेक्शन अच्छे से समझाना, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा लर्निंग पीरियड रहा। और अच्छा सर्कल मिला, अच्छा ग्रुप मिला, अच्छे एडीज मिले मुझे, वो भी नए थे। मेरे लिए चैलेंजिंग वो था जिनके मैं फर्स्ट टाइम अगेंस्ट था कि यार नहीं, सब फ्रेशर्स और इंटर्न्स मुझे मिले, कैसे मैं करूँगा थोड़ा प्रोजेक्ट। बट अश्विनी सर ने बोला कि मैं हूँ, तू कर ले। तो उन्होंने जो मुझ पर ट्रस्ट दिखाया है, और उन्होंने जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, वो अब कोई नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे एक लेवल पे अपने आप पहुँचा दिया है, तो इतना काफ़ी मेरे लिए, वो मेरे लिए सबसे मेन किक पॉइंट रहा है। मैंने काम काफ़ी किया है, और हमेशा मैं खुद से मोटिवेशन लेता रहा हूँ, बट एक वो पर्सन है जिससे मैंने बहुत कुछ सीख लिया। बाकी एज एन डायरेक्टर बोलूँ तो मेरा जो रिसेंटली मैंने एड डायरेक्ट किया था, वो मेरी कंपनी ने किया था, खेड़ा फिल्म्स ने।
वायु 11 फैंटेसी ऐप के लिए डायरेक्ट किया था। तो मैंने 9 एड्स इन अ डे शूट किए थे तनुज वीरवानी के साथ। तो तनुज के साथ भी मेरा अच्छा रिलेशन रहा है। तो उन्होंने जो हेल्प की, उन्होंने जो समझा और मैंने जो चीज़ आउट निकाली एज एन डायरेक्टर, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट था बहुत बड़ा, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट था। उसका मैंने मेरी सीरीज डायरेक्ट की है पॉकेट एफएम के लिए, बट वो मेरा फर्स्ट और बड़ा प्रोजेक्ट था। तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा कि आई कैन डू एनीथिंग। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह का प्रोजेक्ट करने से। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले काफी सारे हैं, जिसमें से आपकी मिनी सीरीज भी आने वाली है। जी तो आप उस बारे में बता रहे हैं तो कुछ बताइए। जी हाँ, अभी कुछ चीज़ें पाइपलाइन में है, बट मेरा ऐसा है कि जब तक रिलीज ना हो जाए तब तक मैं नहीं बोलता हूँ, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं करता। कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल नहीं, मेरा ही खुद का अपना मानना है। मैं कभी किसी को नहीं बताता कौन सा प्रोजेक्ट मैं शूट कर रहा हूँ। जब रिलीज होता है उसके टाइम पे मैं सबको अनाउंस करना पसंद करता हूँ कि हाँ मैंने प्रोजेक्ट कर लिया है। तो मुझे अपकमिंग के बारे में ज़्यादा बोलना पसंद नहीं, बट हाँ मेरी कुछ चीज़ें पाइपलाइन में है। एज एन डायरेक्टर मैं मिनी सीरीज और एड्स डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो आपका जो प्रोडक्शन हाउस है और आप एक डायरेक्टर भी हैं और एक्टिंग भी आपने ट्राई किया है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट को पिच कर रहे होते हो डायरेक्ट करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप ध्यान में रखते हो कि हाँ मैं अगर इस प्रोजेक्ट को पिच कर रहा हूँ तो इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, या एज अगर डायरेक्टर मैं कोई स्क्रिप्ट ले रहा हूँ या मैं किसी एक्टर को अगर कंफर्म करता हूँ तो मैं ये चीज़ें तो मतलब मैं तो ये चीज़ें कंफर्म करूँगा, देखूंगा कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी चीज़ें से मैं कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ, बट वो मेन चीज़ें कौन सी होती हैं जिनसे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते? यार सिनेमा के लिए तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। वो आर्ट डायरेक्टर हो, वो कॉस्ट्यूम हो, वो एक्टर्स हो, या एनीथिंग, म्यूज़िक हो। तो मुझे सब कुछ सबसे ज़्यादा मतलब ये लगता है कि हर एक एक चीज़ मिलके फिल्म बनती है। ठीक है, हर एक पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए, हर एक डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़। एंड ऑफ द डे आपको फ्रेम को जितना ब्यूटीफुल बनाना है उसके लिए वैसे लोग भी चाहिए, करेक्ट, आपको एक्टर्स वैसे चाहिए। तो मेरे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट टिल पोस्ट म्यूज़िक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मुझे ऐसा लगता है विजुअल्स 50% काम करते हैं, 50% आपका म्यूज़िक है जो कि लोगों को कनेक्ट करता है। तो मेरे लिए हमेशा रहा है कि एक्टर्स, परफॉर्मेंस और म्यूज़िक, ये मेरे लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस रहता हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो हो ही जाती है, नो डाउट। आपने अभी बोला फ्रेम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, तो आपको किस टाइप के फ्रेम बहुत ज़्यादा वो करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, या फिर आपका जो काम है उसमें आप किस तरह के फ्रेम दिखाना चाहते हैं अगर एज अ ये डिपेंड करता है सीन के मूड पर। ये मैं किसी एक चीज़ पे नहीं बोल सकता। हर सीन का मूड अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग आर्ट अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट्यूम अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग म्यूजिक अलग होता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि सीन का मूड क्या है। बट मैं क्लीन एंड नीट रहना पसंद करता हूँ, तो मेरा वैसा फंडा है काम करने का। बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टर का परफॉर्मेंस, बाकी तो निकल जाएगा काम। तो क्या आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें आप नए एक्टर को चांस, अगर वो अच्छा एक्टर है तो दोगे, या फिर आपके लिए है कि जिस एक्टर ने काम किया वही होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है मेरा। सी देखो, फिल्म मेकिंग में डायरेक्शन अलग है और फिल्म बिजनेस अलग है। तो नो डाउट कमर्शियल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट सेल भी करना है, तो लोगों तक पहुंचाना है उस प्रोजेक्ट को, तो वैसे आपको रिचेस लगती है। बट एज एन डायरेक्टर बात करूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि उस कैरेक्टर में जो फिट बैठे, वो टैलेंट नया हो या पुराना डजंट मैटर फॉर मी, वो उस कैरेक्टर को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ न्याय होना चाहिए बेसिकली। हाँ, और मैं तो आजकल ये मानता हूँ कि लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर। आप नया कैरेक्टर क्या ला रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो फिल्में चल रही है वो कैरेक्टर पे चल रही है। एक कैरेक्टर ही है जो फिल्म को बनाता है और बिगाड़ता है। तो मैं भी अभी अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, वेडिंग ड्रामा है। तो नाउ वी नो यू आर अ राइटर आल्सो। नहीं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, राइटर। स्क्रीन प्ले डायलॉग्स में रहता होल्ड नहीं है, डायलॉग्स में तो भी मैं अपने इनपुट्स दे देता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कि एज एन डायरेक्टर अगर मैं कर रहा हूँ तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एक्टर परफॉर्मेंस पे। और नए कैरेक्टर्स हमेशा आपको लोगों से कनेक्ट करते हैं, नया दिखाते हैं। वही है जो उनकी डायलॉग डिलीवरी होती है, परफॉर्मेंस होती है, नया तरीका कुछ जो लोगों को अलग दिखाते हैं। डायरेक्टर तो क्रिएट कर लेता है, बट उसको परफॉर्म तो एक्टर ही करता है। तो अगर एक्टर अच्छे से परफॉर्म करेगा और नए तरीके से परफॉर्म करेगा जो लीक से हटकर हो, लोग नया देखना पसंद करते हैं और हर पल, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर। अभी आप प्रीवियस फिल्म देखेंगे तो मोस्टली मुझे लगता है कि वो सारी कैरेक्टर पे ही चलिए, बट लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट या कंटेंट पे चलिए। मेरे लिए कहीं उनके कैरेक्टर हाईलाइटेड थे। हाँ, बट मुझे लगा कि वो कैरेक्टर ऐसे थे इसलिए वो फिल्म चली। मैं कॉन्सेप्ट पे नहीं बोल। जैसे एक दो एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं तो कबीर सिंह, ओके, KGF,
अगर आप उनकी स्टोरी वन लाइनर देखोगे तो उनकी स्टोरी वन लाइनर एक कॉमन ही है। दिस इज ये हर इंसान की हर जगह की कहानी है, कहीं ना कहीं से कनेक्ट होती है। कोई ऐसी फैंटेसी नहीं है जो आपने कभी सोची नहीं होगी या देखी नहीं होगी, करेक्ट। तो रियलिटी से कनेक्ट है, बट उसमें जो कैरेक्टर था, उसको जो हीरोइटिक दिखाया है, जिस तरह से कैरेक्टर ने परफॉर्म किया है, वो इम्पोर्टेंट है और वो हर किसी से कनेक्ट हुआ। और इस जनरेशन से हर कोई एक बार निकलता ही है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट वो उस कैरेक्टर को विजुलाइज करते हैं कि हाँ अगर मैं कर रहा होता तो शायद ऐसा कर रहा होता, तो वो भी लोगों को कनेक्ट कर जाता है। तो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा इंडस्ट्री में काम के दौरान कभी ऐसा लगा कि शायद मुझे FTI या NSD से करके आना चाहिए था, या फिर इस चीज़ का कभी ऐसा मलाल नहीं था कि नहीं मैंने प्रैक्टिकली काम करते करते सीखा है, तो मुझे लगता है नॉलेज इंपॉर्टेंट है, तो आई एम हैप्पी विद दैट? ऐसा कभी माइंड में कि कर लेना चाहिए था या कर सकता था? मैं कहा ना कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तब मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था, गाइडेंस नहीं था, बस मैं कूद गया था। स्विमिंग मुझे आज भी नहीं आती, फिर भी समुद्र में कूद गया वाली बात है। दिन सीखा तो वो भी। खुद ही सीखा सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि लोग वहाँ पे जो सीखते हैं उसके बाद करते हैं, तो मैंने डायरेक्ट करना स्टार्ट किया। तो अब उन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो FTI से पास आउट है, या फिर जो सारी चीज़, तो मैं उनसे सीख रहा हूँ ना। एंड ऑफ द डे मेरा रीज़न था कि मुझे काम सीखना है ना, तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ, लाइफ टाइम सीखूंगा। हर बार जितनी बार नए लोगों के साथ काम करूँगा, हर पल कुछ नया सीखूंगा। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो चीज़। मुझे लगता नहीं कि मुझे FTI या किसी की ज़रूरत है। इससे अच्छा है कि मैं वहाँ की फैकल्टी या किसी जो इसने पास आउट किया उसके साथ काम कर लूँ, तो मैं ऐसे ही सीख जाऊँगा। और ऑलरेडी मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे आपको प्रैक्टिकल होना ही है, तो शुरुआत मैंने प्रैक्टिकली की, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि शायद मैं वीक हूँ या मैं जा सकता था। अब ये सवाल हम इसलिए भी हमेशा पूछते हैं, जिनसे हम पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग आउटसाइडर हैं बाहर से, उनके माइंड में सबसे ज़्यादा जद्दोजहद इसी चीज़ को लेके रहती है कि ये NSD करूँ, FTI करूँ, या फिर अभी मुंबई आ गया हूँ तो जाऊँ या ना जाऊँ, करूँ या नहीं करूँ। तो ऑलरेडी जब उस लेवल पे कोई होता है, तो कोई अगर ये आंसर करता है कि नहीं नहीं आप चाहो वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप NSD में हो तो भी अच्छी बात है, अगर आप नहीं हो यहाँ इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो तो भी अच्छी बात। तो उनको लगता है अच्छा चलो ये एक लेवल पे बंदा है जो काम कर रहा है, अच्छा ये बोल रहा है, तो वो एडमायर करते हैं कि नहीं ठीक है। तो ऐसा तो मुझे लगता है कि एजुकेशन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने तो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया था, बट अच्छा। मैं वो फिल्म मेकिंग का हो या किसी भी जिस फील्ड में आपको जाना, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक्स आपको आना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं भी लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप एटलीस्ट बेसिक तो सीख लो। हाँ। कि क्या तरीका है, प्रैक्टिकली भी आप रहो, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको फ्लोर पे आना ही है। तो अगर काम सीखते सीखते आप काम करोगे तो आपका इंपॉर्टेंट है। और एंड ऑफ द डे हमारी इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट पे, रिकमेंडेशन पे चलती है, रिलेशंस पे चलती है। तो मैं कहता हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ आप काम भी करो। जैसे कि आपने बताया ड्रॉप आउट हुआ, तो आपने ड्रॉप आउट क्यों किया था? उसी टाइम आ गया था माइंड? मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। Okay. मुझे वो था कि नहीं यार अब कर लेते, कुछ काम करते, बिजनेस करते, या फिर कुछ करना ही था, बट मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बोरिंग लगता है मुझे आज भी, बुक्स रीड करना मुझे बोरिंग लगता है। बट मुझे लगता है कि बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा है और ज़रूरी है, आपका नॉलेज बढ़ता है। तो काफ़ी अच्छी दोस्त भी होती है बुक्स, मैंने तो सुना है। बट मैं पढ़ना चाहता हूँ वाकई कि मुझे कुछ बुक्स रीड करना है जो कि मेरे लिए हेल्पफुल होगा लाइफ में, तो मैं पढ़ूँगा। अच्छी बात है किताबें पढ़ना। इन फ्यूचर आप किस तरीके का काम करना चाहते हो, या अपने आप को आप आने वाले 5 सालों में कहाँ पे देखते हो, या आप होना चाहते हो वहाँ पे? मेरा मानना है कि अभी जो लोग काम कर रहे हैं, जिस एज ग्रुप में मैं हूँ, तो हम में से ही कोई यशाज बनेगा, हम में से कोई एकता बनेगा, हम में से ही कोई बालाजी बनेगा, हम में से ही कोई धर्मा बनेगा। करेक्ट। तो सबका एक टाइम होता है, वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, एक जर्नी होती है, आती है और चली जाती है। वो आया है तो वो जाएगा भी, और उसकी जगह कोई और भी लेगा। तो मैं अपने यूथ पे, अपने सर्कल पे बिलीव करता हूँ, और मैं उन्हीं के साथ ज़्यादा काम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मेरा सर्कल अच्छा है, और उनमें से ही कोई एक टैलेंट निकलेगा। मैं तो निकल ही रहा हूँ, बट वो भी निकलेंगे, ये श्योर हूँ मैं। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि हम में से कोई करण जौहर बनेगा, हम में से कोई यशराज सर बनेगा, हम में से कोई एकता कपूर बनेगा। तो मुझे ऐसा रहा नहीं, और मुझे कभी ऐसा नहीं रहा कि मुझे ऐसा बनना है। मुझे पता है कि मैं कोशिश वराडे हूँ, और मैं कोशिश वराडे बन के अपना एक नई आइडेंटिटी बनाऊंगा। हाँ, वो अलग बात है कि लोग बोले कि हमें कोशिश वराडे बनना है, बट मेरा है कि मैंने कभी किसी से कंपेयर नहीं किया अपने आप को। मेरा सबसे सॉर्टेड और क्लीन रहा है कि मैं अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करता। पीसफुल, सबको एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगता है दुनिया में अब सब जो हो रहा है सही हो रहा है, किसी रीजन से हो रहा है, वो उसका तरीका है, वो उसका नेचर है, ये इसका तरीका है। तो मुझे अब कोई बुरा भी नहीं लगता। इसलिए मैं उस टाइम पर जवाब नहीं दे पाया तुम्हें कि क्या बुरा लगा या मुझे क्या ऐसा लगा। तो मुझे लगता है वो रीजन से हुआ है, वो सिचुएशन वैसी रही होगी, इसलिए वो चीज़ हो गया होगा, या वो बंदे का कैरेक्टर ही वैसा है, या वो
अकॉर्डिंगली माहौल वैसा रहा होगा तो वो चीज़ हो गई होगी, तो मुझे कोई गलत नहीं लगता। मैं सोचता हूँ कि उसको कवर कर लो, फिनिश कर दो उस टाइम पे। मैं चाहती हूँ कि आपको जो मूवीज पसंद है या फिर जो काम पसंद है जो पास्ट में आपने करा है, तो उसके टेस्ट के बारे में आप कुछ बताएं कि किस तरह की मूवीज आपको पसंद है या किस तरह के डायरेक्टर की मूवीज पसंद है, किस तरह का काम आपको अच्छा लगा है, चाहे वो 90s के टाइम का हो या उससे पहले या फिर फॉरेन का, हॉलीवुड का या साउथ बॉलीवुड का ही, आप कुछ बताएं। मुझे वैसे तो कॉमेडी फिल्म ज़्यादा पसंद है और मैं वही करना चाहता हूँ फ्यूचर में, फैमिली ड्रामा और कॉमेडी। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ वो वेडिंग ड्रामा है बट कॉमेडी के साथ है। तो मैं मुझे जैसे पसंद है, तो मैं बात करूँगा प्रियदर्शन सर की, वो तो इनक्रेडिबल है। हाँ, वो आई थिंक उनकी मतलब मूवीज अभी भी आप देख लो। मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज देता हूँ कि मैं कैसे उस चीज़ को अचीव करूँगा, बट मैंने जो लाइफ जी है तो मुझे पता है कि हाँ मेरे ऐसे इंसिडेंट रहे जो मैं बना सकता हूँ इंटरेस्टिंग, और लोगों को अब क्या देखना पसंद है वो कनेक्ट होना चाहिए। तो मुझे समझ में आ गया है, उस पेज पे मैं आ गया हूँ, तो मुझे पता है कि मैं इन फ्यूचर करूँगा वो। बट राजकुमारी हिरानी सर इज अ फैंटास्टिक। वो आज के टाइम को, रियल इवेंट को, सेंसिबल चीज़ को कॉमेडी में कैसे बोलते हैं, इट्स वेरी यूनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं इन दूर को, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी इसी जोन में डायरेक्ट करूँगा। बाकी सस्पेंस थ्रिलर पे मेरा इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, मर्डर मिस्ट्री पे खास इंटरेस्ट नहीं है। उस जोन का नहीं हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं कभी किसी का मर्डर करूँगा तो या फिर ऐसा कुछ ड्रामा या सस्पेंस Crime या या फिर फिर लोगों को crime। उलझाना, तो मुझे लगता है सिंपल सोबर अपना ड्रामा, फैमिली, कॉमेडी, इस पे मुझे बिलीव है, तो मैं वही करना चाहता मुझे लगता है आपके कहीं ना कहीं आपका जो टेस्ट बिल्ड होता है किसी एक इंसान का, आपका, मेरा या फिर बाहर के जो भी है, तो कहीं ना कहीं वो आपके बचपन के परिवेश और आप कैसे पले बड़े हैं, आपके आसपास का कैसा वातावरण है, उस पर है। सारी। हाँ। तो बट ये है कि क्रिएटिविटी है, जो आदमी जिस तरह से उस चीज़ को गेन कर सके, एब्जॉर्व कर सके और जिस तरह से प्रेजेंट कर सके, तो सबके अपनी क्रिएटिविटी है, तो उस तरह से लोग कर रहे हैं। बट हाँ, मेरा फैमिली से रहा है, तो मैं इतना करीब ही नहीं रहा, या फिर मैंने जो चीज़ें फेस करी है वो चीज़ें है, जैसे मैं आज भी फैमिली से रोज़ बात नहीं करता या नहीं हो पाती। मैं थोड़ा ऐसा फैमिली नहीं हूँ, बट प्यार तो है, ब्लड रिलेशन तो हाँ। कभी ख़त्म नहीं होता। अंदर आप से एक्स हो। और हम जिस तरह से मिडिल क्लास लड़के रहते हैं, थोड़ा अपना लव एक्सप्रेस करने में बहुत हार्ड होता है। जैसे मैं मेरी मम्मी को आज भी नहीं बोल पाता हूँ, मुझे ऑकवर्ड लगता है मेरी मम्मी से आज भी बात करना, मुझे समझ नहीं आता बात क्या करूँ। ओके। तो मेरी महीने में या काफ़ी हफ्तों में एक बार बात होती है, तो मैं फैमिली से थोड़ा दूर हूँ। तो मुझे समझ में आता है जब मैं फैमिली इमोशंस देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार कितना इंपॉर्टेंट है, आप क्या मिस कर रहे हो। आप सोचते हो कि मैं जब कुछ कर लूँगा तब इस चीज़ को दे दूँगा, हाँ। वो कभी नहीं आएगा। तो हर पल हर वक्त सब कुछ नहीं मिलता ना, कभी ये मिलेगा, कभी वो मिलेगा, कभी वैसा मिलेगा। तो आपको बैलेंस करना है, जो चीज़ मिल रही है उसे एक्सेप्ट करो, उस चीज़ को उसी वक्त जी लो। कल के भरोसे मत बैठो, आज के भरोसे जी लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली के साथ जीने वाली बात है। अगर आप अगर कमर्शियल या किसी अदर वे में आप सोचो तो बात डिफरेंट है, बट इमोशंस और फैमिली के लिए कहूँ तो जो आज मिल रहा है उसे जी लो, और लाइफ को बैलेंस करना ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कर सकते कर लो, शायद वो पल कल ना। कोई ऐसी बात जो कि आपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस की हो या फिर प्रोफेशनली, जो आपको लगता है कि ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, ये इस चीज़ पे सबको ध्यान देना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये मुझे लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए प्रोफेशनल, तो ऐसी कोई 3 बातें? पहले तो ये जो मैंने खुद से सीखी है कि पहले तो खुद के दोस्त बन जाओ, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। आपको सारे सवालों के जवाब अपने अंदर से ही मिलते हैं, तो बार बार हर लोगों से पूछ के फ़ायदा नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है। सेकेंडरी, करने के पहले इतना सोचो मत। जब आपको पता है ना कि आप जेन्युइनली कुछ अच्छी चीज़ करने जा रहे हो, सक्सेस होंगे कि होंगे पता नहीं, बट किसी को हार्म नहीं कर रहे हो ना, तो वो चीज़ को कर लो। इतना मत सोचो कि होगा कि नहीं होगा। आदमी करने से सीखता है, न कि सोचने से। तो सोचना इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट आप स्टेप सोचते हो, बट उसको एग्जीक्यूट करो, उसको अचीव करो। वो गलती हो या सही, मतलब सही हो, आप गलतियों से सीखते हो। मेरा मानना है कि गलती ज़्यादा कर लो ताकि जल्दी सीख लोगे। आप ये मत सोचो कि मैं सब अच्छा कर दोगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लाइफ टाइम सब कुछ अच्छा ही करोगे। कुछ गलत भी होगा, तो डरना क्या है। जब आप किसी को हार्म नहीं करो तो बस करते चलो, ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं बिलीव करता हूँ गलती ज़्यादा करो, ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अब दोबारा क्या नहीं करना और अच्छा कैसे होगा। पहले अपने दोस्त बनो और गलती ज़्यादा करो। तीसरा कमिटमेंट पे बिलीव करता हूँ मैं, कि अगर आप किसी को कुछ कमिटमेंट दे दो तो फिर उसे कंप्लीट करो। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं जिनको कमिट किया मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट में हो या पर्सनल लाइफ में हो।
समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी होती है कि आप नहीं बोल पाते हो, नहीं दिखा पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इमोशंस। बट मेरा ये रहा है कि मैंने जिसको एक बार बोला है, मैंने आखिर तक कमिटमेंट पे खड़ा रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स हो या फिर कुछ भी हो। और मैं जिसके साथ एक बार खड़ा हो गया, मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। हाँ, बट मैं इजियर कमिटमेंट देता भी नहीं। ये दिस इज नाइस। जिसको दे दिया उसको गलती नहीं भी मैं वापस। सोच के करता हूँ। हाँ, अब सोचता हूँ क्योंकि गलतियां मैंने बहुत सारी कर ली ना। हाँ, अब मेरा टाइम आ गया कि मुझे पता है क्या होने वाला है। हाँ, तो एक टाइम बाद एक्सपीरियंस आपको बोल देता है कि हाँ आप ऐसा करोगे तो वैसा मिलेगा। अब वो Nice. एक्सपीरियंस आ गया। impressive. तो ये जो 3 चीजें होता है, मुझे लगता है ये हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और ना कि सिर्फ प्रोफेशनली, पर्सनली एंड प्रोफेशनली, हर जगह। जी हाँ, कि अपने दोस्त बनो, गलतियां ज्यादा करो, एंड सॉरी, थर्ड वन इज कमिटमेंट। अपने कमिटमेंट में बने रहो। एक बार दे दो तो पूरा करो, पर सोच समझ के दो। सलमान खान का वो डायलॉग याद है, वांटेड का? हाँ, एक बार जो मैंने commitment कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप के भी नहीं। मैं तो अपने आप की सुन के चलता तो हूँ। आपने उससे पहले ही डिसाइड कर लिया था ये डायलॉग के बाद हुआ है? नहीं यार, देखो डायलॉग्स तो ऐसे होते हैं कि आपने सुने, आपने उनको एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया, हाँ। खत्म हो गए। बट जब तक आप जीते नहीं हो ना, तब तक उस डायलॉग का अपने अंदर उतार नहीं सकते। जी। तो जीना बहुत जरूरी है, मैंने बोला ना। तो हर तरीके से आप गलती हो या कुछ भी हो, ये पहले आप जी लो, तो आपको हर चीज का मतलब समझ में आएगा। पहले ऐसा होता था कि कुछ गाने हैं जो समझ में नहीं आते, बट आप इंजॉय करते हो। बट एक टाइम आता है कि आपको सारे इसके गानों के lyrics- वर्ड्स, लिरिक्स, एक एक इमोशन समझ में आता है, क्योंकि आप उस जर्नी से निकले हो। तो हर तरह से जीना बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा बुरा है कैसा भी। तो जैसे कि आपकी जो जर्नी रही, वो इनिशियल स्टेज से लेके धीरे धीरे करके एक अपर लेवल पे आप आए हो इसे। तो आपने एडी से स्टार्ट करा, देन चीफ एडी, देन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, कंटेंट क्रिएटर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो बहुत सारे लोग हैं, जो युवा पीढ़ी नए लोग हैं, वो चाहते हैं कि डायरेक्शन में जाए, तो पहले एडीज ही आई थिंक वन ऑफ द प्रोसेस में आता है कि आप एडी करो। तो एज एन एडी अगर कोई ट्राई करना चाहता है या वो जाना चाहता है, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सी यार, एडीज में काफ़ी सारे असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं डायरेक्शन डिपार्टमेंट में। तो अगर मैं क्लेप बॉय से स्टार्ट करूँ, जो जी। सबसे मतलब है टेक्निकली, तो क्लेप एडी का काम है क्लेप देना, राइट। उसे क्लेप कैसे देना है वो सारी चीज़ उसको सिखा दी जाती है। तो फिल्म स्कूल से सीख के आया तो बेटर है। बट जब फ्लोर पे आता है तो उस माहौल में डीओपी का वर्क कैसा है, डायरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो वो आप प्रैक्टिकली ही सीख सकते हो। कुछ चीज़ें होती है जो प्रैक्टिकली सीख सकते हो, बट आपको क्लेप देना है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा सीखने का टाइम किसी के पास होता है तो क्लेप एडी के पास होता है, क्योंकि वो क्लेप देने के बाद फ्री होता है। वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा होता है कि डायलॉग कौन क्या डिलीवर कर रहा है, वो लाइन में क्या फंबल कर रहा है। पर नए एडीज बेचारे इतने डरे होते हैं ना कि उनको माहौल देख के कई बार डर जाते हैं, या फिर सोच के डर जाते हैं कि सामने वाला इतना बड़ा एक्टर है या फिर सामने वाला इतना बड़ा डायरेक्टर है। बट वो अपने आप पे से बिलीव छोड़ देते, मुझे ऐसा लगता है। तो सिंपल है, आप अपने आप पे भरोसा रखो, अपने काम पे भरोसा रखो। आप क्लेप देना है, आप क्लेप दो, और फिर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपको डायरेक्शन करना है, आप इस चीज़ में आगे कंटिन्यू करोगे, तो अपने विजन्स पे करो ना, कि अगर आप उसकी जगह होते तो कैसे काम निकलवा रहे होते, अगर आप ये होते तो टेक्निकली आप क्या चीज़ होती है जो नहीं करवाते, या क्या परफॉर्मेंस आप निकलवाते। तो जब आप ये चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगते हो तो ऑटोमेटिक आपका मतलब स्किल्स और ज़्यादा डेवलप होता है, फिर आप जल्दी गेन करते हो, सक्सेस करते हो। तो क्लेप एडी का काम वो है, मुझे ऐसा लगता है। फिर कंटिन्यूटी वाले होते हैं तो उनका काम है प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस लिखना पोस्ट के लिए, सीन्स के बारे में ब्रीफ देना। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन का काम है। जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर सब, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। अगर आप एक दूसरे से प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर रहे हो ना, हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पास कर रहे हो, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के पास नहीं पास की, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ होगी, और वहाँ होती फाइट्स कि यार इसने ऐसा किया वैसा किया, ये सारी चीज़ें। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पास करोगे ना, उतना अच्छा है, और उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा आपको लगेगा कि आप प्रॉब्लम्स आने वाली, हमें कैसे उसे सॉल्व करना है। तो जैसे हम फैमिली में एक दूसरे को लेके चलते हैं, यहाँ पे सेट पे भी हमें लेके चलना चाहिए, मेरा मानना है, और जो मैं करता हूँ अपने लोगों के साथ। तो उसके ऊपर आता है कॉस्ट्यूम एडी, जिसका कॉस्ट्यूम पे पूरा फोकस होता है कि कौन से सीन में क्या कॉस्ट्यूम लगेगा, कब रिपीट होगा, क्या कंटिन्यूटी है, कितना टेक्निकली 1+1 होना चाहिए। तो वो भी अगेन कोऑर्डिनेशन होता है। सारे एडीज हर अपने डिपार्टमेंट के एचओडी से कनेक्ट होते हैं, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट से, कॉस्ट्यूम एडी, आर्ट एडी अपना होता है आर्ट डायरेक्टर से। तो उनका काम होता है डायरेक्टर के विजन को, डायरेक्टर के डिस्कशन को वहां तक पहुंचाना, कि सर क्या चाहते हैं, डायरेक्टर क्या चाहते हैं, और आपको ये चीज लाना है, तो उस चीज को पास ऑन करना है आपको इन्फॉर्मेशन को। तो हमेशा सिर्फ बहुत ईजियर जॉब लगती है मुझे एज एन एडी जॉब, कि आपको सिर्फ यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रॉपरली पास करना है। ये अगर आपने ये चीज कर ली तो कभी आपको एज एन एडी काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा, अपने आप पे भरोसा रखो कि आप जो काम कर रहे हो सही करो, अगर नहीं हो रहा तो हेल्प ले लो ना। ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जो एक दूसरे की हेल्प नहीं करेगा। हाँ। तो सिंपल है कि
आप किसी से हेल्प ले लो, अगर किसी को आप कुछ कन्वे नहीं कर पा रहे हो तो पूछ लो कैसे करना है, मिल लो, बात कर लो। बट मोस्टली ये होता है कि लोग भूल जाते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन पास करना है। एंड ऑफ द डे असिस्टेंट डायरेक्टर का सिंपल वर्ड में जॉब है इन्फॉर्मेशन पास करना और कोऑर्डिनेशन रखना, मैनेजमेंट, डायरेक्टर के विजन को एग्जीक्यूट करना। अब डायरेक्टर ने जो बोला है उसको कैसे आप मतलब विजुलाइज कर सकते हो, फिर उनके विजन को समझ के कैसे आप लोगों से काम कर सकते हो, ये भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट सारा खेल इन्फॉर्मेशन पे है। तो अब समटाइम्स ऐसा होता है कि जो डायरेक्टर सोच रहा है आप कुछ नई क्रिएटिविटी सोच रहे हो, आप सोचते हो कि ये हो सकता है, मैं इनपुट दे सकता हूँ, बट डर जाते हैं नए लोग। तो आप डरो मत, आप एक बार बोल के तो देखो, नहीं डायरेक्टर से तो बट आप चीफ एडी से बोल सकते हो या एसोसिएट से बोल सकते हो, सर मेरा ऐसा थॉट विजन है, आज नहीं तो कल वो बात निकल ही जाएगी कि यार इसने ऐसा सोचा, अच्छी क्रिएटिविटी है। हाँ, और डायरेक्टर ऐसा कभी होता भी अच्छे इनपुट्स लेने से कभी मना नहीं करता है। मैंने जिन लोगों के साथ काम किया उन्होंने इनपुट्स लिए, फिर उसके बाद आती है आपकी आर्ट एडी की बात, वही आर्ट की प्रॉप्स बनाना, कब क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्शन प्रॉप्स लगने वाली है, क्या इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, क्या कार लगने वाली है, नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या है। तो वही है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन को पास करनी है, वो इन्फॉर्मेशन आपको आर्ट डायरेक्टर को पास करनी है जो उनकी डिपार्टमेंट है, और वो सही टाइम पे सेट पे आ रही है कि नहीं। और अगर आप कुछ नया इनपुट देखते हो तो दे सकते हो, दे डरना सकते नहीं हो। चाहिए। मैं एक बात काटता हूँ, हाँ। चीफ एडी भी रह गया है, एसोसिएट भी है उसके ऊपर, हाँ, बट चीफ एडी का जॉब जो होता है वो पूरा सेट कंट्रोल करता है, ओके। ठीक है। उसको जो इन्फॉर्मेशन होती है शायद ही किसी और पर्सन को होती होगी ऑन सेट, क्योंकि उसको डायरेक्टर का भी पता है, उसको प्रोडक्शन का भी पता है, हाँ, मेन बंदा है ना, ही उसे like सारा होता है। चीजें पता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन, शेड्यूलिंग सब कुछ उसके हाथ में होता है और सारे डिपार्टमेंट को लीड कर रहा होता है। हाँ, तो मुझे मानना है कि एज एन चीफ मैंने जितना काम किया है, तो मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखा है, सारी चीज़ों को समझा है, प्रॉब्लम आई उनको सॉल्व किया, क्योंकि मुझे रखा इसी चीज़ के लिए। मैं प्रॉब्लम्स ना दिखाऊं, मैं सॉल्यूशंस बताऊं। तो हमेशा जब कोई मेरे पास प्रॉब्लम लेके आता है मैं सॉल्यूशंस पे बात करता हूँ, या कोई भी चीफ हो उसे वो करना चाहिए। दूसरा, आप अपने लोगों को अपने साथ लेके चलो। अच्छा, ब्लेम करने से अच्छा है, ब्लेम करने से प्रोजेक्ट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा या फिर शूट कंप्लीट नहीं होगा। right. तो जब भी मैंने आज तक एज एन असिस्टेंट भी काम किया है, हम्म, जैसे मैं आज एज एन डायरेक्टर वर्क कर रहा हूँ या मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस को ओपन किया है, बट मेरा शुरू से विजन रहा था कि जब भी मैं जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कंप्लीट करता था और उसे अपना प्रोजेक्ट मान के करता था कि हाँ मुझे पता है मैं प्रोजेक्ट के लिए आऊँ। मैं कोशिश फ्राइडे या क्या किसी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए नहीं, मैं प्रोजेक्ट के लिए हूँ। तो मैंने सबसे प्रायोरिटी फर्स्ट रखी है प्रोजेक्ट, उसके बाद मैंने डायरेक्टर को प्रायोरिटी दी है कि हाँ मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, बट मेरा सबसे पहला रीज़न है मतलब nice. प्रोजेक्ट है ना। अगर वो प्रोजेक्ट आउट होगा तो मैं उसको अपने आप में काउंट कर पाऊंगा कि हाँ मैंने प्रोजेक्ट किया है। तो मैंने हमेशा प्रोजेक्ट के फेवर में ही काम किया। अगर मुझे कुछ डिस्कस करना रहा, जैसे जैसे डेजिग्नेशन बढ़ती रही तो मैं अपनी चीज़ें पास ऑन करता रहा, इन्फॉर्मेशन पास करता रहा, मैं अपने इनपुट देता रहा। मैंने बोला कि क्यों, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जॉब है। अब मैं उस डेजिग्नेशन पर बैठा हूँ कि अब मैं बोल सकता हूँ कि सर ये नहीं ऐसा करते हैं, तो इनपुट देने में कोई गलत नहीं है। और वही बात एक्सपीरियंस आ जाता है आपको, तो आप बता पाते हो कि हाँ मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हाँ, दूसरा, एडिस काफ़ी डरते हैं ऑन सेट में, जैसे मैंने काफ़ी कई बार देखा है, उनमें अलग ही डर रहता है। आई डोंट नो वाई क्यों डरते हैं, या नए हैं वही माहौल देख के, लोगों को देख के, एक्सपीरियंस लोगों को देख के, या सेलिब्रिटीज़ को देख के, या नॉन बड़े डायरेक्टर को देख के। तो डरो मत। सेट पे हमेशा कहा जाता है कि इस चीज़ के लिए भागते हुए काम करो या भाग कर काम करो। भागो का मतलब फटाफट भागो, तो मेरा ये मानना है सेट पे भागो का मतलब भागो नहीं होता। हाँ, पहले उस चीज़ को समझो कि आपको क्या बोला है, उसको सोचो समझो और फिर भागो कि आप भागकर उसको कितनी जल्दी लाओगे। भागने से काम नहीं होगा ना, आप भागने स्मार्टली वाला- सोच लो ना कि हाँ यार मुझे ये चीज़ बोली, अब वो कैसे लाना है वो मेरा कॉल है। और मोस्टली सारे एडीज का काम ये होता है, फ्लोर पे रहते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट्स को बोलते हैं कि अब ये चीज़ प्रॉप्स चाहिए, ये कॉस्ट्यूम चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन पास करना, कोऑर्डिनेशन करना, वो टाइमिंग भी आपने मैच कर लिया ना, तो एवरीथिंग इज ईजी। अब अपना काम करो यार, मैं सिंपल कहता हूँ, छोड़ दो क्या हो रहा है। जब आप अपना काम अच्छा कर रहे हो ना, ऑटोमेटिक आपको दूसरी चीज़ों को होल्ड होना लग जाएगा। आपको चीज़ें आ जाएगी कि हाँ अब मैं दूसरे का काम भी इस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। तो फिल्म एक पर्सन की जॉब तो नहीं है, तो टीम मिल के काम करती है। अगर कोई गलती करता भी है तो वो आदमी ऐसा तो नहीं कि रोज गलती करेगा, आज करेगा या कल करेगा, परसों नहीं करेगा, आप उसको हेल्प तो करो। तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने मुंबई की जर्नी के बारे में कुछ बताएं। मुंबई में कैसे रही जर्नी? यार मुंबई मेरे लिए स्टार्टिंग में बहुत हार्ड रहा। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था इंदौर में, तो मैंने शॉर्ट फिल्म ज्वाइन की, तो मुझे पता था मुंबई ही है जहाँ पे सब कुछ होगा लाइफ में। तो बट वही है कि फैमिली से सपोर्ट नहीं था, उनको समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा था, क्यों कर रहा हूँ। उनको लग रहा था कि बस निकल गए घर से, पढ़ाई छोड़ दिए, लाइफ को ख़राब कर लेंगे, फंड फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था घर से। तो ये सारी चीज़ें रही है, बट मैं जब करता गया, सीखता गया, कैसे तैसे मैनेज किया। तो जब मैं टिका इस इंडस्ट्री में, तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी। फिर मैंने मुंबई आने के लिए प्लान किया। मैं एक बार मुंबई आया अपने फ्रेंड के साथ, फिर घूम के देख के चला गया, तो मुझे फर्स्ट टाइम में कुछ समझ नहीं आया।
यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ की रोड्स कुछ याद नहीं हुआ। उस टाइम पे गूगल भी इतना नहीं था। हाँ तो फिर मैं वापस आया 16 में, फिर वहाँ पे रहा। मुझे पर्सन, एक फ्रेंड ने बहुत अच्छी हेल्प की, उसके बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। तो उन्होंने मुझे अपनी कार दी, गाड़ी दी, घर दिया, फिर उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे दूसरे को शिफ्ट कराया। तो उनका जो गाइडेंस था उस टाइम पे तो मेरे लिए बहुत काम का था। इसके पहले मैं काफ़ी बार मुंबई आके गया और आने के बाद वापस मुझे बैक टू इंदौर जाना पड़ा। रीज़न मेरी हेल्थ ख़राब हो गई। तो मुझे लगा शायद इतना हार्ड हो रहा है, मुंबई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही। बट जब मुंबई ने एक्सेप्ट किया तो प्रॉपरली किया। अभी कभी मौका नहीं आया कि दोबारा जा पाऊँगा मैं यहाँ से। ये है। तो इसी ये जर्नी रही है, बट बहुत हार्ड रही है जो इंदौर में मैंने फेस किया, जिन लोगों के साथ काम किया वहाँ पे, क्योंकि इस तरह का सिनेमा बनता नहीं है। तो वहाँ पे जो स्ट्रगल किया, वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो वही है ना कि वो लोग होम टाउन में रहते तो थोड़ा लिबर्टी ले लेते कि कुछ नहीं हुआ तो घर है। यहाँ लोगों को पता है कि यहाँ कुछ करना ही है तो घर है। ये बिग डिफरेंस है। तो लोग यहाँ जिस डेडिकेशन से, जिस एनर्जी से काम करते हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एनर्जी बहुत कम लोगों में मिलती है। तो मैं हमेशा उन्हीं लोगों को चूज़ करता हूँ जिनमें कुछ करने का जज्बा हो या एनर्जी हो। वो 19-20 हो, डजंट मैटर फॉर मी, बट अगर वो लॉयल हो, जेन्युइन हो, सेंसेबल हो, एक तो डेडिकेशन होना बस चाहिए। मेरे लिए इतना काफ़ी है। बाकी तो काम निकलवा लूँगा मैं। सब वो अकेला कर लेगा तो मैं क्या करूँगा। तो ये चीज़ें रही। और एक चीज़ सीखी इस इंडस्ट्री में, लोग बहुत जल्दी मतलब पैशंस छोड़ देते हैं अपना, उम्मीदें छोड़ देते हैं, हार जाते हैं, या फिर पता नहीं किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, एक उम्र की, घर की, परिवार की, कि यार घर संभालना है, सारी चीज़ें। मेरा मानना है पहले खुद को संभाल लो। अगर आप संभल गए तो घर ऑटोमेटिक संभल जाएगा। आप बन गए तो घर बन जाएगा, परिवार बन जाएगा। आप क्यों इतने चीज़ें प्रेशर ले रहे हो, या फिर समाज, लोग क्या कहेंगे, इन बातों में आके चीज़ें करते हो, वो मत करो। बहुत सारी बातें, शादी हो, फाइनेंशियल स्टेज हो, जिस तरह से आप निकल रहे हो, शो ऑफ हो, ग्लैमर हो, लोग शो ऑफ में ज़्यादा फंस जाते हैं। तो वो चीज़ मत करो। आप जो करने आओ आप उस पर फोकस करो। मैं नहीं बोलता कि आप वो सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ करना जरूरी, लाइफ में खुश रहने के लिए आपको खुशियों में शामिल होना पड़ता है, बैलेंस है। तो बैलेंस करना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ हर तरह से जियो, बट जिस चीज़ पे, जो चीज़ करने आया हूँ मुंबई, मेरा शुरू से क्लियर रहा है कि मुझे क्या करना है। तो मैं पूरा 80% उस पर फोकस करता हूँ। 20% में थोड़ी लप्पासी, मस्ती, मजाक, दोस्ती, पार्टी, ये सब कर लेता हूँ, जो कि जरूरी भी है। आपको सीखने को, करने को, देखने को, खुश रहने को मिलता है। तो बस इस इंडस्ट्री में टिके रहो। हालात हर तरह से आएंगे, आप कुछ भी कर लो लाइफ में, कभी लाइफ सेम नहीं चलने वाली। अप एंड डाउन, ग्राफ आपका चेंज होने वाला है। तो उसको बैलेंस करना सीख गए ना, और इस इंडस्ट्री में टिके रहेगा ना, तो इंडस्ट्री वो सब कुछ देगी जो आपने कभी सोचा हो, सपने में देखा हो। तो टिके रहना बहुत जरूरी है। लोग भाग जाते हैं, सोचते हैं कि यार ये टाइम में कुछ नहीं हुआ। तो आप किस चीज़ को टाइम दे रहे हो, खुद को या फिर काम को? तो ये बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है। लोग पता नहीं क्यों अपने आप को और चीज़ों को टाइम देकर चलते हैं। पेशेंस होना चाहिए, आई थिंक। तभी आप सभी कहते हैं यार, सभी कहते हैं कि आप जो करना चाहते हो वो करो। तो एंड ऑफ द डे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि मैं सबको कहता भी हूँ कि इस इंडस्ट्री में आने का डोर है, जाने का नहीं है। आप इस इंडस्ट्री से ब्रेक लेके सोच के कहीं चले भी जाओगे कुछ और करने, या पैसा कमाने, या कुछ ऐसा लगता है कि लाइफ स्टेबल कर लो, तो आपको कुछ सालों बाद पैसा कमा के इस इंडस्ट्री में वापस आना ही, क्योंकि आपका ये ड्रीम है या आपका इच्छा थी कि मुझे इस इंडस्ट्री में कुछ करना। तो आपको जब वापस इधर आना ही है तो आप टिके रहो ना। वही इंडस्ट्री उसी टाइम पे, शायद उससे पहले आपको सब कुछ दे देगी। जीरो से बार बार स्टार्ट करने से अच्छा है कि आपने जब शुरुआत कर दी तो उसे कंटिन्यू करो ना। तो मेरा ये मानना है कि आप टिके रहो, आपको सब कुछ मिलेगा। सो अभी हम अपने इंटरव्यू के लास्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं। तो इस लास्ट सेगमेंट में हम 1-to-1 क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होने वाला मेरे लिए। नो, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स इजी। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आप उसका आंसर करना चाहो तो 1 लाइन या 1 सेंटेंस, 1 वर्ड, यस नो, या अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो इसका आंसर नहीं कर रहा, जिससे मोस्टली शादी वाले क्वेश्चन पे आई डोंट नो, पीपल आर लाइक नो आई वांट टू। अभी मेरी लाइफ में सवाल बहुत चल रहा है। जवाब दे सकता हूँ तो स्किप कर देते हैं। तो अगर आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड। तो अभी स्टार्ट करें। या आई एम रेडी बाबा, लाइक ऑलवेज। ओके, इंदौर और मुंबई? मुंबई। फैमिली मेंबर? सब कुछ, हर कोई। बेस्ट लेसन? जो चल रहा है बेस्ट लेसन आपको हर पल सिखाता है। आपको सीखते चलना है, एंजॉय करते चलना, हर पल को एंजॉय करो। क्लोज टू हार्ट? मैं खुद। वाह, नाइस, इट्स इंटरेस्टिंग आंसर। बेस्ट फ्रेंड? मैं खुद। पास्ट? जो था बेहतर था, जो हो रहा है बेहतर है, और जो होगा वो हो गया बेहतर होगा। जब आज ही बेहतर है तो कल क्यों नहीं?
फेवरेट मूवी? अ ब्यूटीफुल माइंड। फेवरेट बुक? किताबों का शौक नहीं। यू आर मूडी? सॉरी। मूडी मूड स्विंग हाँ। होते हैं आपके? बिल्कुल। ओके। फेवरेट एक्टर? गोविंदा। नाइस। एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित। ओके। विलेज और सिटी? जीने पे डिपेंड करता है। यू लाइक हॉलीडे? हाँ ऑब्वियसली, जब कोई स्पॉन्सर करे तो और ज्यादा। जो सुन रहे होंगे उनको बोलो कि आपको स्पॉन्सर करे और भेजे आपको। क्योंकि उसमें टेंशन नहीं होती है ना खर्चा कितना होगा, अभी तो जीना है बस, खुल के जियो। ओके। यू आर सिंगल और मिंगल? सिंगल हूँ, मिंगल के लिए रेडी हूँ, बट पता नहीं क्या सिचुएशन है, नहीं हो पाता। लव But मैरिज ठीक है। और अरेंज मैरिज? ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरा पार्टनर से मेरी सोच मिलती हो, समझ मिलती हो, बस Okay. सेंसेबल। और कुछ मुझे उससे एक्सपेक्ट भी नहीं। वो अपनी लाइफ जिए, मैं अपनी लाइफ, साथ में जिए बेहतर है। साथ आएंगे तो साथ जिएंगे भी। मनी मैटर्स? यस। 80% प्रॉब्लम मनी से दूर हो जाती है। एंड ये fact 20% इज लाइक वो सब मैनेजेबल है। फेवरेट फूड? अभी तो छोले भटूरे। Okay, then you have to told us before that, na? नहीं, You ठीक like है। chole bhature. We'll find. Okay, and Western or traditional? डिपेंड करता है ओकेशन क्या है। One memory. ऐसे तो हर Childhood, moment पे teenager, college time, any recent. So now easy कर देते हैं. One childhood, one teenage, and one recent. चाइल्डहुड की यार स्कूल लाइफ और स्कूल फ्रेंड्स, Okay. वो मतलब उनको तो कंपेयर करना इम्पॉसिबल है। और वैसा माहौल मिलना मतलब मुझे ऐसा लगता है ड्रीम है। शायद मुझे एक बार वापस लाइफ जीने को मिले तो मैं स्कूल की लाइफ जीना चाहूँगा। Okay. तो और या अभी की बात करूँ तो अभी जो जी रहा हूँ एज एन डायरेक्टर, मेरे लिए बेस्ट लाइफ है, बेस्ट मेमोरीज है। जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ और अपने लोगों के साथ कर रहा हूँ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यही मेरे लिए बेस्ट है। Dream? ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं, पल पल चेंज भी होते रहते हैं No. अचीवमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऐसा है कि बस अब ये समझ में आता है कि खुश रहना इम्पोर्टेंट है। तो This is वो the real important success. सबसे मेन चीज़ है कि जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे पता है एंड ऑफ द डे मुझे हैप्पीनेस ढूंढना है, खुशी ढूंढना है उस चीज़ में। तो मैं अभी से खुश रहना स्टार्ट कर दूंगा। जिसमें खुशी मिलती है वही मैं करता हूँ। जिसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या फिर चीज़ें हार्म कर सकती हैं मेरे साथ, अपने लोगों को भी, तो मैं वो नहीं करता। आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो? बिल्कुल इंडिपेंडेंटली और आराम से अच्छे से एज एन डायरेक्टर, एज एन प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में वर्क करते हुए विदाउट किसी प्रेशर पे। ऐसा कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जिनके साथ आप काम करना चाहते हो इन फ्यूचर? नहीं, ऐसा एक्साइटमेंट नहीं है मेरा। बस एक ही है कि काम करना है, अच्छा करना है, वो किसी के साथ भी। ओके, कौन सी चीज आपको एक्साइट करती है? जिससे सीखने को मिले। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वो कभी कभी कोई पर्सन होता है, कभी कभी कोई चीज़ होती है, कभी कभी कॉस्ट्यूम्स होते हैं। तो मुझे कपड़े ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वॉचेस ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। समटाइम्स ऐसा कैरेक्टर जो इनक्रेडिबल हो, किसी ने देखा ना हो, लोग शायद उसे डिनाई कर दें। जैसा मेरा एक फ्रेंड है अजीत, तो लोग उसके लिए बहुत हार्ड हो जाते हैं समटाइम्स उसके बिहेवियर और उसके वे ऑफ टॉकिंग के कारण। बट मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक वही है, क्योंकि जिस दिन मैं उसको सिनेमा पे दिखाऊंगा तो लोगों के लिए सबसे इंटरेस्टिंग और हंसाने वाला पात्र होगा, मतलब इन पॉजिटिव वे। ही इज इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। हाँ, ही इज तो ट्राइंग, कर रहा है। कर दो, कास्ट डेब्यू करा दो। है मेरे लिए उसका एक कैरेक्टर, मैंने कैरेक्टर डिजाइन किया है, तो मैं जरूर करूँगा। आइडियली मुझे उसके लिए कैरेक्टर डिजाइन करने की जरूरत भी नहीं, वो अपने आप में एक कैरेक्टर है, वो सेलेबल है, वो बिकाऊ है। उसको बेचूंगा मैं। जहाँ भी होंगे अजीत, अगर ये दोस्त- इंटरव्यू देखेंगे तो उनको पता चलेगा। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि दोस्त को बेच के पैसा कमा रहे हो। नाइस। ओके, कोई ऐसी बात या कोई चीज जो आप कहना चाहते हो? लास्ट इसे सम अप करेंगे। सिंपल है यार कि शो ऑफ में मत फंसो, जैसे हो वैसे रहो। शो ऑफ में मत फंसो, जैसे हो वैसे रहो। और एंड ऑफ द डे आप जो भी कर रहे हो आपको खुशी ही ढूंढना है। तो इतना प्रेशर में आके काम मत करो कि आप 10 खुशियां छोड़ दो। तो काम वही करो जिसमें खुशी मिलती जा रही है, उसे जीते चलो। हर पल को जियो, वो अच्छा हो या बुरा, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे जीते हो। या बस इतना ही।
थैंक यू सो मच कोशिश हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए थैंक यू। एंड अपना समय देने के लिए हमें और इतनी सारी अच्छी बातें बताने के लिए एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, जो आज की युवा पीढ़ी उनको काफ़ी हेल्प मिली आई थिंक ये इंटरव्यू देख के कि इस फील्ड में कैसे आए कैसे करें, क्योंकि आपने इनिशियल स्टेज से लेके इतना जी। बड़ा मुकाम पे आप काम कर रहे हो अभी इस मुकाम पे, तो उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आए, आपने so much. हमारे इंटरव्यू में इतनी सारी चीज़ें बताई हमारे लोगों को। तो आप हमारे चैनल के लिए या हमारी टीम के लिए अगर कुछ कहना चाहें तो। यार थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया पहले तो, और जिस तरह से आपने कोऑर्डिनेट किया, जिस तरह से मुझे मतलब ट्रीट किया। तो मैं चाहती हूँ कि सब इनके लिए एक बार क्लैप करें एंड हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप किनसे मिलना चाहते हैं, किस तरह के लोगों से मिलना चाहते हैं ये भी बताइए। थैंक यू।